पिछले कुछ सालों से हमारे देश में देशभक्ति और देशद्रोह पर बड़ा डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है। न्यूज़ चैनल से लेकर के घर तक में परिवार के भी लोग जब जमा होते हैं तो कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, इसी पे चर्चा शुरू हो जाती है। तो देशभक्तों के लिए एक अच्छी खबर है कि चीन जो है अब परेशान है। उकसाने वाली भाषा में कहिए तो चीन के रोने का समय आ रहा है। अब कहेंगे चीन क्यों रोने जा रहा है? अभी हम सब जानते हैं कि चीन हमारा जो है ज़माने से दुश्मन है। आज़ादी के बाद नेहरू जब भारत की परिकल्पना को साकार करने जा रहे थे तब उस समय दो खेमे थे दुनिया में, एक अमेरिका और एक रसिया, दो गुट थे। नेहरू ने कहा था कि हमें किसी गुट में नहीं रहना है और उन्होंने एक तीसरा गुट बनाया जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। गुट निरपेक्ष देश थे जो किसी गुट में नहीं थे, जिन्होंने कहा कि भैया हम इंसानियत के लिए काम करेंगे, हमारा काम है सबके साथ चलना, आगे बढ़ना। और नेहरू जो है एक पंचशील का सिद्धांत जो है वो चीन के साथ शेयर कर रहे थे। चीन भी उसी आसपास में आज़ाद हुआ था हमारे साथ, लेकिन चीन को माओ लीड कर रहे थे, हिंदुस्तान को नेहरू लीड कर रहे थे। लेकिन चीन ने हिंदुस्तान को धोखा दिया। हिंदी चीनी भाई भाई किया और 62 में भारत पर अटैक कर दिया उसने। भारत तैयार नहीं था उसके लिए और भारत को भारी हार मिली। हमारे देश में भी बड़ी थूथू हुई। नेहरू पर लोग चढ़ बैठे और कहा गया कि नेहरू फ्लॉप हो गए और नेहरू इसी सदमे में स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद नेहरू की जो लाइन थी वो धीरे धीरे चेंज होती चली गई और आज मोदी का जो शासनकाल है वो तो कम्प्लीटली अलग है। देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है, इसी पे डिबेट चल रहा है और हम अपने ही नागरिकों में देशद्रोही ढूंढ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो किसी एक पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करता है वो देशद्रोही है। तो चीन ने जो नीति अपनाई थी दुनिया पर कब्जा कर देने की, सफल होता हुआ भी नजर आया। ग्लोबलाइजेशन के बाद जब दुनिया एक दूसरे से गलबहियाँ करने लगी, दुनिया के देश एक दूसरे से मिलने लगे, यहाँ का सामान वहाँ बिकेगा, वहाँ का सामान वहाँ बिकेगा, वहाँ का सामान वहाँ बिकेगा, जब ये चलने लगा यानी हर जगह हर किसी का सामान बिकेगा और ग्राहक की मर्जी पर है कि वो किसका सामान खरीदे। ऐसे में चीन ने जो है कब्जा कर लिया एक तरह से समझिए पूरे बाजार पे। चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश चीन है, भारत दूसरे नंबर पर आता है। तो ये माना जाता है कि जहाँ सस्ता लेबर होगा, चूँकि प्रोडक्शन कॉस्ट तो लगभग सब वही है, मशीन है या और जो दूसरे खर्चे हैं, कच्चा सामान है, सबका लगभग वही आसपास रेट है। तो एक जो बड़ा सा खर्च बचता है या बढ़ता या घटता है वो लेबर पे आधार पे है। तो चीन ने इसमें बाजी मार ली और नतीजा हुआ कि कुछ ही साल में पट गया दुनिया का बाजार चीनी माल से। लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन ये महसूस कर रहा है कि कल वो पिछड़ जाएगा। पहले तो उसे एहसास हुआ कि उसमें वहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। बूढ़ों की संख्या बढ़ते जाने से पेंशन का बोझ उस पर बढ़ता जा रहा है, यूथ वहाँ कम हो रहे हैं। 70 के दशक में चीन ने अपने यहाँ पॉलिसी लाई थी जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए कि एक बच्चे से अधिक नहीं करेंगे आप। लेकिन 2016 में आकर के उसने अपनी पॉलिसी बदली और उसने कहा कि 2 बच्चे कम से कम करें आप। लेकिन 2020 में जो जनगणना हुई उसमें बच्चों की जन्म दर बढ़ने के बजाय और घट गई है और ये चीन की चिंता का मुख्य कारण है। क्योंकि जब लेबर घटेगा, जब संख्या घटेगी, जब यूथ घटेंगे तो प्रोडक्शन महंगा होता चलेगा, लेबर महंगा हो जाएगा। इसलिए चीन आजकल परेशान है और अब जो नई पॉलिसी लेकर के आया वो उसने कहा कि अब कम से कम 3 बच्चे पैदा कीजिए आप। लेकिन अब वहाँ दिक्कत ये है कि वहाँ के यूथ जो है वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। कई लोग तो शादी नहीं कर रहे हैं और शादी करने के बाद भी कुछ जो है एक बच्चा अगर पैदा भी कर ले रहे हैं तो उससे आगे नहीं जाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हमारी महंगाई इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि खुद का जीवन जो है संकट में पड़ जाता है, खुद को पालना मुश्किल है, अपने मौज वजह नहीं है तो बच्चों की जवाबदेही कहाँ से उठाएंगे। तो जो ग्रोथ रेट है इस बार जो जनगणना में आई है वो 0.53 है। इसलिए लोगों का अनुमान है कि 50 आते आते जो ग्रोथ रेट है वो पीछे की तरफ जाने लगेगी। जैसे आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पीछे की तरफ जा रही है। तो जो भारत में कहते रहते हैं लोग
कि भाई जनसंख्या जो है वो कोड़ है या जनसंख्या विस्फोट है, इसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उनको रीथिंक करना चाहिए। चीन तो रीथिंक कर रहा है और वो कह रहा है कि 3 बच्चे पैदा करो। अब वहाँ की आबादी ही नहीं पैदा करना चाह रही है। हमारे प्रधानमंत्री जो है स्वतंत्रता दिवस पे भाषण देते उसमें बार बार कह रहे हैं कि जनसंख्या हमें कम करनी चाहिए, जनसंख्या हमें कंट्रोल करनी चाहिए। लीजिए, चीन जो है जनसंख्या कंट्रोल का नारा दे दे करके आज वहाँ पहुँच गया कि वो कह रहा है जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। मेरा शुरू से विचार रहा है मोबाइल हमारे लिए वरदान हो सकता है और मनुष्य अभिशाप हो जाए तो इसका मतलब ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग में प्रॉब्लम है, हमारे सोच में गड़बड़ी है, हम गलत सोच रहे हैं, हम गलत दिशा में सोच रहे हैं। तो जनसंख्या कंट्रोल का जो नारा है वो मूलतः सरकार की अक्षमता को ढकने का नारा है। सरकार जो है जब अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती है तो ऐसे ही उल जलूल आइडियाज़ लेकर के आती है, जनसंख्या कंट्रोल करो। भाई सरकार बनती किस लिए है? सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है जो उपलब्ध संसाधन है उसको बेहतर तरीके से अपने नागरिकों तक कैसे पहुंचाए और अपने नागरिकों को बेहतर कैसे बनाए। हर किसी की समझदारी है। आप क्यों डंडा चला करके उनको ठीक करना चाहते हैं? तो अगर आप जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, उससे नागरिकों को निकालिए। जनसंख्या देखिए खुद कंट्रोल हो जाएगी। मैं अपने आसपास अगर देखता हूँ तो ज़्यादातर लोग हैं जिनके 2 बच्चे हैं। गांव जाता हूँ तो कुछ लोग पुराने या अभी नए भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके हमारे घर के बगल में एक है जिसके 16 बच्चे हैं, मेरी उम्र का है, मेरे से 1 साल या 2 साल छोटा है। 16 बच्चे उससे क्यों हैं? मेरा तो एक ही बेटा है, क्यों एक ही है? उसके 16 क्यों? क्योंकि अशिक्षा वहाँ, गरीबी वहाँ, उसके पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो सरकार की भूमिका है कि हर नागरिक के सामने वो रास्ता प्रशस्त करे, उसे टॉर्च दिखाया करे, वो नहीं दिख रहा है रास्ता, उसको दिखाए कि देखो यहाँ से निकलोगे तो तुम यहाँ पहुँच जाओगे। सरकार ये काम नहीं कर रही है और तब वो जो सबूफा छोड़ती रहती है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारे संसाधन सीमित है, इसलिए हम जो है सब तक संसाधन नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और देश दुनिया की खबरों के अंतर घुस करके हम विश्लेषण यूँ ही करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।